ठीक है भाई। अच्छा, अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं आर की वैल्यूज के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। जी, तो आर की वैल्यूज, आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट होता है, ये आपको पता ही है। तो अभी मैं आपके सामने जो बात रखूंगा वो बात कहलाती है टू वैल्यूज ऑफ आर। जो हमने कल आर की दो वैल्यूज देखी थी ना, एक 0.0821 एटीएम डीएम क्यू पर मोल केल्विन, और एक थी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। वो जो दो वैल्यूज थी अलग अलग, वो दो वैल्यूज अलग अलग क्यों हैं, हम इसके बारे में आज तबसरा करने जा रहे हैं। तो टू वैल्यूज ऑफ आर, आर की दो वैल्यूज के हवाले से बातचीत करनी है। तो मैं दोनों वैल्यूज मुझे निकालनी है। दो वैल्यूज मुझे आर की निकालनी है। अच्छा देखो, दोनों वैल्यूज आपने देखी, दोनों वैल्यूज आपके सामने थी, तो आपने एक चीज़ का तो अंदाज़ा किया होगा कि दोनों वैल्यूज में जो फ़र्क है वो यूनिट का है बेसिकली ना। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज की अगर यूनिट चेंज है तो इसका मतलब वैल्यूज भी थोड़े से चेंज होंगे। अच्छा, सिर्फ यूनिट का फ़र्क है, फ़र्क ये वैल्यूज में नहीं आता, वैल्यू वही है। मैं इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूँ कि देखो, आप कहते हो 1 किलो, एक वेट, एक यूनिट है, उसका आप अमाउंट बताते हो 1 किलो, ठीक है। अच्छा, 1 केजी का मतलब क्या होता है? 1 केजी का मतलब होता है सर, 1 केजी का मतलब होता है सर 1000 ग्राम्स। आप क्या कहते हैं? 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, कोई कहे 1 केजी और कोई कहे 1000 ग्राम, दोनों बात एक ही कर रहे हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर सर, अमाउंट यस अमाउंट सर, सेम ही एक ही। होगी, बस यूनिट का फर्क है। यूनिट का फर्क है ना, बस यहाँ पर भी आर के मामले में भी कुछ ऐसा ही, अमाउंट एक ही है, फर्क सिर्फ जो है वो यूनिट का अलग है, ठीक है। तो इस मसले को हल कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज डेटा बना रहे हैं हम, ओके, डेटा बना रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो वैल्यू आर की कैलकुलेट हो रही है, ये याद रखना एसटीपी पर हो रही है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड, और उसका मतलब होता है 273 केल्विन, ठीक है ना। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम जो हम यहाँ पर लेते हैं बेटा, वॉल्यूम होता है हमारे पास 22.4 टीएम क्यूब। अच्छा, एक बात जो यहाँ पर, ये सर वॉल्यूम ये कैसे आ गया, आपको कैसे पता चले? एसटीपी में टीओपी तो पता चल रहा है, वॉल्यूम कैसे पता चल रहा है? मैं वॉल्यूम बता देता हूँ, एक स्टैंडर्ड रिलेशन है बेटा। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो रहा है ना, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और मैं आर की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। अच्छा, एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, याद रखना कि अगर कोई गैस का के 1 मोल है, ठीक है, किसी भी गैस का 1 मोल है, और वो गैस का जो कंटेनर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा हुआ है, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो उस गैस 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, वो हमेशा 22.4 डीएम क्यूब ही होता है, चाहे गैस कोई सी भी। तो ये एक स्टैंडर्ड है, तो मैंने वही स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है, इसमें कोई परेशानी? सर ये बात वापस प्लीज बता दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक यस मोल, सर। एक मोल कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस हो एक्सवाइजी दुनिया की, एक मोल कोई सी भी गैस हो, वो गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रखी हुई है, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो हमेशा 22.4 डीएम क्यूब होता है। कोई सी भी गैस उठा के ले आओ दुनिया की, मैं सारी गैसेस की बात, ठीक सर है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो होता है 180 होता है और टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन हाँ, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। स्टैंडर्ड होता है। ओके, यस सर। अच्छा,
अब देखो सॉल्यूशन अगर हम करें तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आर की वैल्यू में निकालूं तो आर की वैल्यू क्या आएगी, पीवी डिवाइडेड बाय एन टी। इधर एन और टी आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको दूसरी तरफ भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा और फॉर्मूला को घुमा के लिख लूंगा, क्योंकि हमारी स्कूल वाली बाजी को फॉर्मूला ऐसा अच्छा लगता था, वैसा अच्छा फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी कि जो आपको यहाँ पर नजर आएगा चेंज होने के बाद वो क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा पीवी डिवाइडेड बाय एन टी इज इक्वल टू आर। हमारी स्कूल वाली मिस को ऐसे अच्छा नहीं लगता था, उनको ऐसे अच्छा लगता था, तो हमने ऐसे लिखा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आर पी की वैल्यू क्या है 1 एटमॉस्फेयर, V की वैल्यू क्या है 22.4, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 1, टेम्परेचर कितना है बेटा 273। इनको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो R का आंसर आएगा 0.0821। यूनिट क्या बनेगा ATM डॉट DM क्यूब पर मोल केल्विन। अच्छा, यूनिट बनाना तो आता ही है ना, तो कैसे बना, जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला को देखो उससे यूनिट बना लो। फॉर्मूला में P लिखा है, P का मतलब एटीएम, D का मतलब DM क्यूब, N का मतलब मोल और T का मतलब केल्विन। तो मैंने बस उसी को पुट कर दिया, ठीक है ना, यूनिट याद है। सर बोलिए। सर ये जो आप मतलब हमने इसमें सारी जो ऐसा यूनिट्स मतलब ऐसा जो यूनिट है वही वाला मतलब वैल्यूज इस्तेमाल किए हैं, तो ये इसका ऐसा यूनिट ही होगा ना आर का। सर आप क्वेश्चन समझे? क्या कह रही हो? लेकिन डीएम क्यूब तो नहीं है ना ऐसा यूनिट नहीं एज इन ऐसा वॉल्यूम ऐसा का। नहीं, ऐसा यूनिट DM क्यूब नहीं होता, ये केमिस्ट्री में यूनिट यूज होता है बेटा हाँ ज्यादातर। ठीक है, ऐसा यूनिट DM क्यूब नहीं होता, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। सर मीटर लेकिन क्यूब होता है, अगर जी डीएम सर। और जो ये आर, जब आर में जो वॉल्यूम की वो है यूनिट जो है वो हम वो रखेंगे मीटर क्यूब रखेंगे, तो फिर तब वो ऐसा यूनिट बनेगा ना, जब सब चीजें मतलब सब उसके यूनिट बाकी सब चीजों के ऐसा यूनिट होंगे, ऐसा ही यूनिट होंगे, तभी फिर बेटा आर के भी ऐसा यूनिट वही बनेगा ये ना। बेटा बन नहीं सकता ना, लेकिन फिर वैल्यू पे तो क्योंकि SI यूनिट में टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लिया जाता है ना। ओह अच्छा सही। ठीक है। यस सर। अच्छा देखो डेटा, अब मैं दूसरी वैल्यू रख रहा हूँ सर इसमें। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे। केल्विन हाँ, में लेते हैं ना सर। यहाँ पर केल्विन में लेना लाजमी है, टेम्परेचर को क्योंकि चार्ल्स लॉ डिग्री जो है ना, सेंटीग्रेड। चार्ल्स लॉ जो है ना बेटा वो एब्सोल्यूट स्केल पर ही वर्क करता है ना, सेंटीग्रेड पे नहीं करता, मैंने बताया था ना। जी सर। यहाँ पर तो टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए, सेंटीग्रेड में सॉल्व नहीं हो सकता ये सवाल, कोई सा जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जी वही सर। चलो। अच्छा अब जरा देखो, अब दूसरी वैल्यू में क्या है, जी टेम्परेचर अगेन हमारे पास वही है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन्स। ठीक है। अच्छा प्रेशर यहाँ पर हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया था, यहाँ पर प्रेशर हम लेंगे 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने फिजिक्स वाला प्रेशर को इस्तेमाल किया है जो हमारे पास आता था फोर्स अपॉन एरिया करके ना। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा 0.0224 मीटर क्यूब। ये DM क्यूब है, इसी को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगेन 1 है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। फॉर्मूला आ गया आपके पास बेटा, PV इज इक्वल टू nRT। कलर यहाँ पे दूसरा यूज करता हूँ ताकि दोनों सॉल्यूशन में वाजह फर्क रहे। ठीक है, देखो PV इज इक्वल टू nRT फॉर्मूला है, R का फॉर्मूला क्या बन गया, PV अपॉन NT। वैल्यू पुट करो,
P क्या है बेटा? P आपके पास 101,300, वॉल्यूम क्या है 0.0224, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर है 273। अच्छा, जब इसको आप कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट करोगे, कैलकुलेटर में पुट होने के बाद आंसर आएगा R इज इक्वल टू 8.314 और इसका यूनिट होगा जूल्स पर मोल केल्विन, ये इसका यूनिट होगा। अच्छा, यूनिट कैसे बना ये समझाऊं या आगे चलूं? ये जो आपने प्रेशर के नंबर लिए हैं ये कैसे लिया आपने? ये प्रेशर का एक और यूनिट है ना, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब मैंने इस चैप्टर का आगाज किया तो मैंने बताया था ना प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, एटीएम होता है और एमएम ऑफ एचजी होता है। इसी तरीके से एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये जिसे हम 1 पास्कल कहते हैं। ये पास्कल ये तो नंबर जो आपने दिया है 100 वाला 101, हाँ हाँ हाँ, तो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है ना। देखो जब हम कहते हैं ना एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होगा, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर की बात हो रही थी ना, और 14.1 psi। ये तो 760 टॉर के बराबर भी होता है। 760 टॉर भी होता है। जितने भी इसमें यूनिट्स होते हैं सबको शामिल कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, मरियम क्लियर है? मरियम क्लियर है? यस सर। कैलकुलेटर में अगर कर रहे हैं तो 8.311 आ रहा है। अब वो थोड़ा सा बेटा वैल्यूज का फर्क आ जाता है ना, क्योंकि ये वैल्यूज आगे पूरी पॉइंट में कंसीडर नहीं की होती। टेम्परेचर 273.16 होता है, सिर्फ 273 थोड़ी होता है, इस वजह से। ठीक है, अगली कहानी की तरफ चलें। जी सर। अगला लॉ हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस की डिफ्यूजन के ऊपर ग्राहम साहब का एक लॉ है और अब हमें ये पढ़ना है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ग्राहम साहब अपने लॉ में क्या फरमा रहे हैं? ग्राहम साहब फरमा रहे हैं the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its molecular mass or density। किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के। मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ। अब सवाल ये कि जो लफ्ज रेट है, पहले से रेट को समझ लो। कोई मुझे बता सकता है रेट का मतलब क्या होता है? टाइम मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में बात नहीं आ रही बेटा। स्पीड की बात हो रही है ना? स्पीड तो है या नहीं? रेट का मतलब क्या होता है? देखो रेट का जो मतलब होता है ना, रेट का लफ्ज रेट का मतलब है व्हेन एनी क्वांटिटी, अगर हम कहते हैं रेट, तो रेट का मतलब होता है अगर कोई क्वांटिटी, इफ अ क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम is divided by time, very good,
जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है तो वो रेट कहलाती है। मैं मिसाल देता हूँ, आप लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन बताते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है। फॉर्मूला Yes, क्या sir. होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप मुझे बताते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, डेल्टा वी अपॉन टी, ऐसा ही है। तो दोनों जगह पर देखो Yes, हो sir. क्या रहा है, जी टाइम सर। से डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है तो वो उस चीज वो जो है ना रेट कहलाती है। ओके सर, अब सवाल ये कि यहाँ पर क्या चीज टाइम से डिवाइड होती है, तो यहाँ पर जो रेट का मतलब है सर वो क्या है, रेट का मतलब यहाँ पर है बेटा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर रेट का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, पहले ये रेट का मतलब समझ लोगे तो आगे की बात जरा आसान हो जाएगी। ठीक है, ये एक चेम्बर है तुम्हारे पास, कंटेनर है, ठीक है। लेट से इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर एक गैस है ए, वो तुमने इस कंटेनर में इंसर्ट करी यहाँ से, अब वो गैस आहिस्ता 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 डिफ्यूज होगी पूरे कंटेनर में, फैलते 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 यहाँ पर आकर टकराएगी। जिस वक्त वो यहाँ पर आकर टकराएगी कोई अलार्म या बजर है वो बजेगा, आपको पता चल गया गैस ने यहाँ से टकरा लिया, आपने स्टॉप वॉच रोक दी, यहाँ से जैसी गैस छोड़ी स्टॉप वॉच ऑन की, जब यहाँ गैस टकरा गई स्टॉप वॉच रोक दी, आपको टाइम पता चला गैस ए का कि गैस ए यहाँ तक पहुंची भाई फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड में। फिर आपने एक और गैस बी छोड़ी, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करता रहूँ ताकि क्लियर रहे। अब आपने एक और गैस बी छोड़ी इसमें, वो भी यहाँ पर ऐसे डिफ्यूज होते हुए आई, आकर टकरा गई। आपने टाइम नोट किया कि सर गैस बी को यहाँ पहुँचने में लगे सर 5 सेकेंड्स, ओके। अब इसी तरीके से एक और गैस आपने सी इसके अंदर कंटेनर में छोड़ी, वो भी डिफ्यूज होते होते आई और कंटेनर की दीवार से टकरा गई। जब कंटेनर की दीवार से टकराई तो यहाँ पर टाइम लगा इसको आने में फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब तीनों गैसेस का मैं आपसे कह रहा हूँ जरा बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन तो निकालो। तो आप क्या करोगे रेट निकालने के लिए, तीनों गैसेस के लिए वॉल्यूम कितना था, कांस्टेंट है 100, याद रखना, ठीक है ना। तो आप रेट निकाल रहे हो गैस ए का, रेट निकाल रहे हो गैस बी का, तो आप रेट निकालने जा रहे हो बेटा गैस ए का, रेट निकालने जा रहे हो गैस बी का, और रेट निकालने जा रहे हो गैस सी का। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम ऑफ गैस ए, वॉल्यूम अपॉन टाइम ऑफ गैस बी, वॉल्यूम अपॉन टाइम ऑफ गैस सी। फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम 100, टाइम ऑफ ए गैस इज 10 seconds, वॉल्यूम इज 100, टाइम ऑफ बी गैस इज 5 seconds, और वॉल्यूम इज 100, टाइम ऑफ सी गैस इज 2 seconds। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, रेट आ गया बेटा 10, इधर 5 1 5, 5 20 100, रेट आ गया बेटा 20, और 2 1 2, 2 10 20, और 0 2 5 0, 2 5 10, सॉरी। रेट सी गैस का आ गया बेटा 50। अच्छा, यूनिट क्या होगा बेटा इन तीनों का, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड, खुदा का खौफ करो, अभी वॉल्यूम का यूनिट क्या नजर आ रहा है, सेंटीमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट, ठीक है। अब बताओ कौन सी गैस तेज डिफ्यूज हो रही है, सी, सी, ठीक है ना, सी का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। अब मैं यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ साइड में, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब सर, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है सर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
volume occupied by a gas in a cylinder per unit time is called rate of diffusion. अब तुम्हें अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन का लफ्ज समझ में आ गया तो अब ये लॉ समझ में आना कोई मुश्किल बात नहीं रही। इसमें समझना सिर्फ रेट ऑफ डिफ्यूजन को होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ गए, सारी कहानी तुम लोग खुद ही समझ गए। ठीक है, हैंग कर लिया पीछे का रेट ऑफ इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन तुम लोगों को समझ में आ गया। अब मैं ये जो मैंने साइड में सारी एक्सप्लेनेशन दी है, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये फिर इससे मिक्स होने लगेगा। इसको हम सेपरेट रख लेते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। नहीं चलाओ, बंद कर दो। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया। अच्छा, अब ग्राहम साहब के अल्फाज क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी के। अच्छा, इस जुमले से आपको क्या लग रहा है? देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस सी का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसमें गैस सी का सबसे ज्यादा है, गैस बी का उससे कम है और गैस ए का सबसे कम है। एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? सर ए का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। और सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? सी का। उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। बस समझ गए यार, तुम लोग तो मतलब चैंपियन लोग। सारी कहानी तुम लोगों की समझ में आ गई। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राहम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेता हूँ। ठीक है ना? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो R इज इक्वल टू, हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, 1 अंडर रूट m। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? R इज इक्वल टू k m। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये स्क्वायर रूट वाली समझ नहीं आई। स्क्वायर रूट से प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब एक आपने अभी तक जो लॉस पढ़े उसमें आपने या तो एक कोई चीज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल देखी है या कोई एग्जैक्टली इनवर्स देखी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, कभी कभार ऐसा भी होता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c क्यूब, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ 3। ऐसा होता है। मतलब ये मैथमेटिकल मैटर तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब मैथमेटिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक अप्लाई होनी चाहिए उसमें, असल मकसद ये। ठीक है सर, कांस्टेंट की जगह पे कहीं भी के ले लेते हैं। नहीं भाई, कहीं भी नहीं ले लेते। पिछली बार आर आया हुआ था अभी जनरल गैस के अंदर, तो जनरल गैस में आया था ना, तो काफी जगह के ही है। काफी जगह नहीं, बहुत सारी जगह पर चेंज भी होता है। ऐसे उल्टे सीधे गुमान पैदा ना करो अपने जहन में, वरना मसला हो जाएगा खातून। अच्छा देखो, अच्छा ये जो फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने आ गया, ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा अगर एक सिस्टम है, जैसे मिसाल के तौर पे यही की मैं मिसाल लूं, अभी सी गैस को भूल जाओ, दो गैसेस को मैंने इसमें डिफ्यूज कराया मिसाल के तौर पे, गैस ए और गैस बी। इन दोनों के ऊपर ग्राम्स लॉ अप्लाई हो रहा होगा, क्या ख्याल है? यस सर। हो रहा होगा ना? जी सर, हो रहा होगा। ओके, अगर दोनों पे ग्राम्स लॉ अप्लाई हो रहा होगा तो मैं नीचे आ जाता हूं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर, अच्छा अब मैं बल्कि यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, मैं पहले वो गड़बड़ सुधार लूँ। मैंने यहाँ पर इसको गलत आप लोगों को हाईलाइट कर दिया, अभी मुझे हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, मैं इसे पहले मिटा लूँ।
क्या मरियम किससे बातें करने में लगी हुई है? एक स्टेप और कर लेता हूँ। r मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m से, सही है ना? किसके बराबर आ जाएगा ये, k के। अब मैं इसको फाइनल कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको फाइनल कर लेता हूँ। अच्छा अब बताओ, अगर मेरे पास दो गैसेस का सिस्टम हो, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस के सिस्टम के लिए क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m1, ये पहली गैस है, कांस्टेंट तो k ही रहेगा, वो तो सबका सेम रहेगा, इक्वेशन 1, और R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m2 इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 2। तो सर सिर्फ दो गैसेस के लिए क्यों, तीन के लिए भी तो मतलब कर सकते हैं। तीन के लिए फिर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। दो गैसेस के लिए जब फॉर्मूला तुम्हारे सामने ड्राइव होकर आएगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि दो क्यों नहीं है, ठीक है। अब दो गैसेस आ गई, दोनों गैसेस की एक साइड इक्वल नजर आ रही है मुझे, तो कंबाइन करूं या कंपेयर करूं? कंपेयर, नहीं एक बार लिखेंगे k को, बेटा k तो कांस्टेंट है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लें, तो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे, क्या होगा आपके पास, R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m2। अब मैं मैथमेटिकली दोनों r को एक तरफ ले जाता हूँ, दोनों m को एक तरफ ले जाता हूँ, इधर r है, इसको दूसरी तरफ भेजो, r1 डिवाइडेड बाय r2 हो जाएगा, इधर m1 है, इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाय m1 डिवाइड बाय m2। इसे कहते हैं फॉर्मूला ऑफ ग्राहम्स लॉ, ये है ग्राहम्स लॉ का फॉर्मूला। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ पंचायतें अभी भी मजीद छोटी छोटी सी बाकी हैं, जल्दी से सुनो, उसके टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जी बेटा बोलो। सर एक के अंदर 2 ऊपर आएगा और एक के अंदर m1 नीचे आएगा, सही है। अब जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट molecular mass of a gas is directly proportional to its density. So above equation becomes, जैसा कि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अच्छा ये मुझे कैसे पता चला, ये बता दूं, मतलब इसमें परेशानी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तो लिखा मैंने, एज वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, सो अबव इक्वेशन बिकम्स, अगर मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में हैं, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है मैं उसको डेंसिटी के हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ, d1 अपॉन d2 भी कर सकता हूँ, यानी कि ग्राहम्स लॉ सिर्फ वही एक नहीं हो गया, एक ये भी आ गया, ठीक है। अभी भी किस्सा खत्म नहीं हुआ। ये वाली बात समझ नहीं आई, आपने D1 D2 क्यों सर करा? ये मेरी भी समझ नहीं आई। एक मिनट वो तो लॉ में भी है ना लिखा हुआ सर। बेटा मुझसे गलती हो गई, रुक जाइए, मुझसे गलती हुई है, पहले मैं अपनी गलती सुधार लूं, फिर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मुझसे गलती क्या हुई है। यस सर, m2 अपॉन m1 आना था। नहीं सर हमने आपसे यही कहा था। बेटा मैंने जब किया नहीं सही तो मुझे बता तो देती कि तुम क्या कह रही हो, मैंने पता नहीं बात सही समझी नहीं तुम्हारी कि तुम क्या कह रही हो। मरियम को कोई सीरियस ही नहीं लेता।
नहीं यार, मैं सीरियस ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है बेचारी, दिल मत तोड़ो वो कौन डी, ठीक है। अच्छा अब बताओ किसको क्या समझ नहीं आया। सही सर है ये जो आपने D2 नीचे अपॉन वाली डी, D1। यस देखो मुझे भी यही नहीं। मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का जो है ना वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी बताया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जी सर। फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास की जगह डेंसिटी लिख दिया। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो अगर मैं कहीं कह रहा हूँ A इज इक्वल टू बी, सही है, और C इज इक्वल टू बी, अब जब मैं कह रहा हूँ A B के तो बराबर सर है और C B के बराबर है, तो मैं C और A को भी तो बराबर कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों किसके बराबर थे, B के। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही। लेकिन सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं ना आप, इज इक्वल टू नहीं कह रहे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इज इक्वल ही तो है, अगर गौर करो तो D इज मतलब इक्वल एक टू चीज M है, बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, रिलेशन तो भाई एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो असल जो रिलेशन है वो भी तो यही है ना कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो गया, डेंसिटी बढ़ी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो गया, मॉलिक्यूलर मास कम हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया, डेंसिटी कम हुई, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो गया, बढ़ गया। असल बात तो यहाँ पर भी यही है। यस सर। सर पर इजिकल टू का मतलब तो ये होता है कि 4 इजिकल टू 4, और पर उसका मतलब ये है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। जैसे पहले कोई 5 है और अगर किसी और का 6 है, तो अगर 5 6 हो रहा है तो वो 6 7 होगा ना, वो इज इक्वल बराबर टू नहीं थोड़ी। होता, वो इज इक्वल टू नहीं होता बेटा। देखो रिलेशन में और इक्वेशन में फर्क होता है। जब हम रिलेशन की बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अब जब इक्वेशन है, मॉलिक्यूलर जब मैं मिसाल के तौर पे देखो मैं कह रहा हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मैंने ये कहा सही है, अगर डेंसिटी 4 है जो तुमने भी कहा, तो मास क्या होगा, 4 होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि डेंसिटी 5 हो और मॉलिक्यूलर मास 6 हो, ये मुमकिन ही नहीं है, सही है, ये मुमकिन नहीं है। नहीं है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। ये देखो पीएचडी करके बैठी हुई है वो, तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है तुम लोगों को, हैं? देखो भाई अब ये बात समझ में आई मेरी, 4 4 और 5 6 वाली। यस सर। तो मैथमेटिक्स वाले ना वो इस चीज को Yes, थोड़ा sir. बेहतर अंदाज में अगले साल कैलकुलस में समझेंगे जब आएंगे आपके पास फंक्शंस। तो असल में ये दो जो वेरिएबल्स होते हैं ना एक दूसरे के फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन की वैल्यू जो होती है ना वो एक तरतीब में ग्रेड होती है, यानी कि तरतीब में बढ़ती है और तरतीब में कम होती है, वो तरतीब कभी भी ब्लीच नहीं होती। सर मतलब जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, उनकी जो वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी हमेशा। जी 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 ऐसा कह सकते हैं। और फिर वो जो फंक्शन वाली चीजें आती है वो फिर इसमें थोड़ा सा अभी डिफरेंशिएट आएगा, लेकिन वो मेडिकल वालों के किस हिस्से में कभी नहीं आने वाला, वो आएगा भी तो फिर वो इंजीनियरिंग वालों के हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। सर फिर पढ़ लेंगे। मैट्रिक की मैथ भी काम आएगी। मैट्रिक की मैथ्स में सही तो कह रही हो। कैलकुलस नहीं है। अच्छा मैं तुम लोगों को अब इससे रिलेटेड और फॉर्मूला बता दूं। अच्छा अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सपेंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाय t1 होल डिवाइड बाय v2 डिवाइड बाय t2। इसको मैं किसके बराबर लिख लूं, इसको मैं अंडर रूट m2 ओवर m1 के बराबर लिख लूं, या फिर मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये अंडर रूट d2 ओवर d1 के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा आपके सामने और मजीद खोल के साफ सुथरा करके लिख दूं, v1 अपॉन t1 मल्टीप्लाई बाय t2 अपॉन v2। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और आपके पास ये फॉर्मूला आ गया अंडर रूट m2 ओवर m1 या फिर अंडर रूट d2 ओवर d1। ये आपके पास एक फॉर्मूला ये हो गया वॉल्यूम और टाइम के रिस्पेक्ट से, जिसमें वॉल्यूम और टाइम दोनों दिया हुआ हो। अगर कभी ऐसा हो कि सिर्फ टाइम दिया हुआ हो तो क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल कर दो, कलर चेंज कर लो, रखे सर पीच। पीस रखूं। यस सर। 1 मिनट से कम रह गया। अबे हाँ टाइम कम रह गया भाई, पीच पीच बाद में तो करेंगे। चलें सर, सही है। चलो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल किया तो T2 अपॉन T1 बचा, और इधर क्या आ गया M2 ओवर M1 या फिर D2 ओवर D1 अंडर रूट।